नंद वंश या नंद साम्राज्य प्राचीन भारत का एक राजवंश था। यह वंश मगध पर शासन करने वाला पांचवा राजवंश था। नंद राजवंश के शासनकाल में ही मगध पहली बार एक साम्राज्य बन सका। नंद राजवंश में कुल 10 राजाओं द्वारा लगभग 345 से 323 ईपू में 23 वर्षों तक शासन किया था। नंद राजवंश की स्थापना 345 ईपू में महापद्मनंद के द्वारा शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महाराजा महानंदी की हत्या करने के बाद की गई थी। इस राजवंश का अंतिम शासक धनानंद था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। पुराणों में नंद राजवंश के प्रथम शासक को महापद्मनंद कहा गया है तथा सर्वक्षत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। उसने 5वीं 4वीं शताब्दी ईपू में उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा साम्राज्य बना जो कुलीन नहीं था और जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गईं। यह साम्राज्य एक रात की छत्रछाया में एक अखंड राजतंत्र था, जिसके पास अपार सैन्य बल, धन बल और जनबल था। महापद्मनंद ने निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं केंद्रीय शासन की व्यवस्था लागू की। इसीलिए सम्राट महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। उन्होंने 66 परस्पर विरोधी राज्यों को इस बात के लिए विवश किया कि वह आपसी उखाड़ पछाड़ ना करे और स्वयं को किसी उच्चतर नियामक सत्ता के हाथों सौंप दे। महापद्मनंद के नवनंद प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी हुए हैं उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद। धनानंद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण सिकंदर द्वारा किया गया था। धनानंद के शासन में मगध साम्राज्य में शांति और व्यवस्था फैली रही। इसके बाद मौर्यवंशी चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के साम्राज्य आक्रमण कर दिया और नंद साम्राज्य का अंत हो गया। शुद्ध वंशीय नंद राजवंश के बाद मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पूरे भारत को एक सूत्र में करके एक छत्र शासन किया। महापद्मनंद का इतिहास उड़ीसा में उदयगिरी पर्वतमाला से दक्षिणी भाग में एक प्राकृतिक गुफा है। इसे हाथी गुफा कहा जाता है, जिसमें पाली भाषा से मिलती जुलती प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के 17 पंक्तियों में लिखे अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसके पंक्ति 6 और 12 में नंदराज के बारे में कलिंग के राजा खारावेल का उल्लेख है द्वारा उत्कीर्ण कराया माना जाता है। इस हाथी गुफा अभिलेख को ईसा पूर्व 1वीं सदी का माना गया है। इन शासकों को शूद्र माना जाता है। महाराष्ट्र के दक्षिण में तेलंगाना के सीमा पर एवं निजामाबाद जिले के पश्चिम में कुछ दूर पर नवनंद देहरा नांदेड़ वर्तमान में नामक नगर स्थित है। इससे ये पता चलता है कि अश्मक वंश की प्राचीन भूमि भी 10 नंदों के राज्य के क्षेत्र में आ गई थी। कथा सरित सागर में एक स्थान पर अयोध्या में नंद के शिविर कटक का प्रसंग आया है। मैसूर के कई अभिलेखों के अनुसार कुंतलों पर नंदों का शासन था, जिसमें बंबई प्रेसिडेंसी का दक्षिणी भाग तथा हैदराबाद राज्य का निकटतम क्षेत्र और मैसूर राज्य सम्मिलित था। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश एवं अंगुत्तर निकाय में नंद वंश के अत्यधिक प्रमाण हैं। वायु पुराण की कुछ पांडुलिपियों के अनुसार नंद वंश के प्रथम राजा ने 28 वर्ष तक राज किया और उसके बाद उनके पुत्रों ने 12 वर्ष तक राज्य किया। महावंश के अनुसार महापद्मनंद ने 28 वर्ष तक शासन किया और उनके पुत्रों ने 22 वर्ष तक शासन किया। नंद वंश की महानता का विशद विवेचन महर्षि पतंजलि द्वारा रचित महाकाव्य महानंद में किया गया था। इसकी पुष्टि सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा रचित महाकाव्य कृष्ण चरित्र के प्रारंभिक 3 श्लोकों से होती है, किंतु उक्त महाकाव्य का विवरण मात्र ही शेष है। बृहत कथा के अनुसार नंदों के शासनकाल में पाटलिपुत्र में सरस्वती एवं लक्ष्मी दोनों का ही वास था।
7वीं सदी के महान विश्वविख्यात चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी यात्रा वर्णन में उल्लेख किया है। नंद राजा के पास खजाने थे। इसमें 7 प्रकार के कीमती पत्थर थे। जैन ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र तक समूचा देश नंद के मंत्री ने अपने अधीन कर लिया था। समुद्र वसनाम शेभ्य है आसमुदमपि श्रिय उपाय हस्तैरा कृष्य तत षोडकृत नंद सात। इतिहास की जानकारी के अनेक विवरण पुराणों, जैन और बौद्ध ग्रंथों एवं यूनानी इतिहासकारों के वर्णन में प्राप्त होते हैं। तथापि इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नंद एक राजवंश था जिसकी अधिकांश प्रकृतियां भारतीय शासन परंपरा की थी। कर्टियस कहता है कि सिकंदर के समय शासक का पिता वास्तव में एक गरीब नाई का बेटा था। यूनानी लेखकों के वर्णनों से ज्ञात होता है कि वो वर्तमान राजा अग्रमस अथवा चंद्रमस था, जिसकी पहचान धनानंद से की गई है। कुछ पुराण ग्रंथ और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में भी उसे नाई का पुत्र कहा गया है। रोमन इतिहासकार कर्टियस लिखता है, पोरस ने सिकंदर को बताया कि मगध का वर्तमान राजा धनानंद मूल रूप से कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है। उनके पिता वास्तव में एक नाई थे जो चतुराई से रानी शिशुनाग की पत्नी के प्रेमी बन गए और धोखे से राजा शिशुनाग और उनके बेटों की हत्या कर दी। कर्टियस। ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क लिखता है, चंद्रगुप्त जब सिकंदर से मिले तब चंद्रगुप्त ने सिकंदर से कहा कि वो चाहे तो पूरे देश को जीत सकता है, क्योंकि यहाँ का राजा धनानंद के नीच होने के कारण सब उसे नफरत करते हैं। प्लूटार्क लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर 62:5-9। पुराण ग्रंथ उसकी गिनती शैशुनाग वंश में ही करते हैं, किंतु बौद्ध और जैन अनुत्रुतियों में उसे एक नए वंश नंद वंश का प्रारंभकर्ता माना गया है, जो सही है। उसे जैन ग्रंथों में उग्रसेन अग्रसेन और पुराणों में महापद्मपति भी कहा गया है। पुराणों के कलियुग राज वृत्तांत वाले अंशों में उसे अतिबली, महाक्षत्रांतक और परशुराम की संज्ञाएं दी गई है। स्पष्ट है, बहुत बड़ी सेना वाले उग्रसेन उस राज ने। यूनानी लेखकों का कथन है कि नंदों की सेना में 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,004 घोड़े वाले रथ और 3,000 हाथी थे। अपने समकालिक अनेक क्षत्रिय राजवंशों का उच्छेद कर अपने बल का प्रदर्शन किया। यह आश्चर्य नहीं कि उस अपार धन और सैन्य शक्ति से उसने हिमालय और नर्मदा के बीच के सारे प्रदेशों को जीतने का उपक्रम किया। उसके जीते हुए प्रदेशे में ऐक्ष्वाकु, अयोध्या और श्रावस्ती के आसपास का कोमल राज्य, पांचाल, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली और रामपुर के पार्श्ववर्ती क्षेत्र, कौरव्य, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, कुरुक्षेत्र और थानेश्वर, काशी, वाराणसी के पार्श्ववर्ती क्षेत्र, है दक्षिणापथ में नर्मदा तीर के क्षेत्र, अश्मक, गोदावरी घाटी में पौदन्य अथवा पोतन के आसपास के क्षेत्र, वीतिहोत्र, दक्षिणापथ में अश्मकों और हैहयों के क्षेत्रों में लगे हुए प्रदेश, कलिंग, उड़ीसा में वैतरणी और वराह नदी के बीच का क्षेत्र, शूरसेन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, मिथिला, बिहार में मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों के बीच वाले क्षेत्र तथा नेपाल की तराई का कुछ भाग तथा अन्य अनेक राज्य शामिल थे। हिमालय और विंध्याचल के बीच कहीं भी उसके शासनों का उल्लंघन नहीं हो सकता था। इस प्रकार उसने सारी पृथ्वी, भारत के बहुत बड़े भाग पर एक राट होकर राज्य किया। महापद्मनंद की इन पुराणोक्त विजयों की प्रामाणिकता कथा सरित सागर, खारवेल के हाथी गुफा वाले अभिलेख तथा मैसूर से प्राप्त कुछ अभिलेखों के कुछ बिखरे हुए उल्लेखों से भी सिद्ध होती है। जैन और बौद्ध ग्रंथों से ये प्राप्त होता है कि महापद्मनंद की महारानी ही अत्यंत सुंदर थी। महापद्मनंद की रानी के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। पुराणों में महापद्मनंद के 9 पुत्र उत्तराधिकारी बताए गए हैं। यहाँ से पुत्रों के नाम मिलते हैं: अद्दिक प्रथम 1 उग्रसेन, 2 पंडुक, 3 पंडुगति, 4 भूतपाल,
5 राष्ट्रपाल, 6 गोविशानक, 7 दशसिद्धक, 8 कैवर्त और 9 धनानंद। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के धनानंद का वध कर राजा हुए, जिनके डर से सिकंदर भी भाग गया था। पुराणों के सुमाल्य को बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित महापद्म के अतिरिक्त अन्य 8 नामों में किसी से मिला सकना कठिन प्रतीत होता है, किंतु सभी मिलाकर संख्या की दृष्टि से नवनंद कहे जाते थे। इसमें कोई विवाद नहीं। पुराणों में उन सबका राज्यकाल 100 वर्षों तक बताया गया है। 88 वर्षों तक महापद्मनंद का और 12 वर्षों तक उसके पुत्रों का। किंतु एक ही व्यक्ति 88 वर्षों तक राज्य करता रहे और उसके बाद के क्रमागत 8 राजा केवल 12 वर्षों तक ही राज्य करे, यह बुद्धिग्राह्य नहीं प्रतीत होता। सिंहली अनुश्रुतियों में नवनंदों का राज्यकाल 40 वर्षों का बताया गया है और उसे हम सही मान सकते हैं। तदनुसार नवनंदों ने लगभग 364 ईयार का पू से 334 ईपू तक शासन किया। इतना निश्चित है कि उनमें अंतिम राजा अग्रसैन्य अर्थात उग्रसेन का पुत्र सिकंदर के आक्रमण के समय मगधा प्रसाई प्राची का सम्राट था, जिसकी विशाल और शक्तिशाली सेनाओं के भय से यूनानी सिपाहियों ने पोरस से हुए युद्ध के बाद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। महावंश टीका से ज्ञात होता है कि अंतिम नंद कठोर शासक तथा लोभी और कृपण स्वभाव का व्यक्ति था। संभवतः इस लोभी प्रकृति के कारण ही उसे धनानंद कहा गया। उसने चाणक्य का अपमान भी किया था। इसकी पुष्टि मुद्रा राक्षस नाटक से होती है, जिससे ज्ञात होता है कि चाणक्य अपने पद से हटा दिया गया था। अपमानित होकर उसने नंद साम्राज्य के उन्मूलन की शपथ ली और गडरिया चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से उसे उस कार्य में सफलता मिली। उन दोनों ने उस कार्य के लिए पंजाब के क्षेत्रों से एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें संभवतः कुछ विदेशी तत्व और लुटेरे व्यक्ति भी शामिल थे। यह भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने धनानंद को उखाड़ फेंकने में पर्वतक पोरस से भी संधि की थी। उसने मगध पर 2 आक्रमण किए, यह सही प्रतीत होता है, परंतु दिव्यावदान की यह अनुश्रुति कि पहले उसने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर ही धावा बोल दिया तथा असफल होकर उसे और चाणक्य को अपने प्राण बचाने के लिए वेश बनाकर भागना पड़ा। उन दोनों के बीच संभवतः 334 ईपू तक एक निर्णायक क्षण आया। मैं युद्ध हुआ जब मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का प्रारंभ किया। नंदों का साम्राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संपन्नता एवं सैन्य संगठन का चरम बिंदु था। इनकी विशालतम सुसंगठित सेना में 2000 पैदल, 8000 अश्वारोही, 8000 संग्राम रथ, 6000 हाथी थे, जिसकी सहायता से सम्राट महापद्मनंद ने उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में बहुत बड़ी सैनिक विजय प्राप्त की और उस समय के लगभग सभी आस पड़ोस के साम्राज्यों का अंत करके उनका नामो निशान मिटा दिया। कर्टियस के अनुसार महापद्म की सेना में 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल, 2000 रथ एवं 3000 हाथी थे। सम्राट महापद्मनंद ने तत्कालीन भारत की विस्तृत सभी 16 महाजनपदों काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चैदी, वत्स, अंक, मगध, अवनीत, कुरु, पांचाल, गंधार, कंबोज, शूरसेन, अश्मक एवं कलिंग को जीतकर एवं सुसंगठित कर प्रथम बार सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली तथा आगे आने वाली पीढ़ी के शासकों को शासन करने की उत्कृष्ट पद्धति सिखलाई, जिसका प्रभाव आधुनिक शासन पद्धति में भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक सम्राट महापद्मनंद अभी तक मगध के सिंहासन पर बैठने वाले राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। उनकी विजयों के विषय में हमें पुराणों से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। उसके पास अतुल संपत्ति
तथा असंख्य सेना थी। वह कल्कि का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार था, जिसने अपने समय के सभी प्रमुख राजवंशों की विजय की। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की। उसके द्वारा उन्मूलन राजवंश के नाम इस प्रकार मिलते हैं। इस वंश के लोग कौशल में शासन करते थे। वर्तमान अवध क्षेत्र राज्य के अंतर्गत था। कौशल विजय सोमदेव कथा सरित सागर से भी होती है। तदनुसार अध्यक्षों का एक सैनिक शिविर था। दूसरा पांचाल। इस राजवंश के लोग वर्तमान रुहेलखंड में शासन करते थे। ऐसा लगता है कि महापद्मनंद के पहले उनका मदद से कोई संघर्ष नहीं हुआ था। तीसरा काशी। इससे तात्पर्य काशी के वंशजों से है। पसार के समय से ही काशी मगध का पुराणों में मिलता है। जिस समय को अपनी राजधानी बनाई, उसने अपने पुत्र को बनारस का नियुक्त किया था। ऐसा लगता है कि वंश के उत्तराधिकारी की हत्या को प्राप्त किया। चौथा, इस राजवंश के लोग नर्मदा नदी के एक भाग पर शासन करते थे। उनकी राजधानी माहिष्मती थी। पांचवा, कलिंग। यह राजवंश उड़ीसा प्रांत में शासन करता था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि किसी नंद राजा की कलिंग के एक भाग को जीता था। छठा, अस्मत। इस वंश के लोग आंध्र प्रदेश की गोदावरी सरिता के तट पर शासन करते थे। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद के समीप नवरा नामक एक स्थित है। उच्च विद्वानों के अनुसार वह इस प्रदेश में नंदू के आधिपत्य का सूचक है। सातवां, मेरठ दिल्ली थानेश्वर के राजवंश का शासन था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में थी। आठवां, मैथिली। मैथिली मिथिला के निवासी थे। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में स्थित वर्तमान जनकपुर से की गई है। शूरसेन आधुनिक। शूरसेन राजवंश का शासन था। उसकी राजधानी मथुरा में थी। सूत्रों के अनुसार धर्म से संभावित थे। इन्हीं दोनों के बीच हुआ अपार धन दौलत। नंदों का राजवंश धन से भरा रहता था, जिसमें 90 करोड़ की अपार स्वर्ण मुद्राएं थी। इनकी आर्थिक संपन्नता का मुख्य कारण सुव्यवस्थित, लाभों उन्मुखी विदेशी एवं आंतरिक व्यापार था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी यात्रा वर्णन में उल्लेख किया है कि नंद राजा के पास खजाने थे। इसमें 7 प्रकार के बहुमूल्य की। मौर्य वंश भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व के आसपास हुई और इसने 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। स्थापना से पहले की स्थिति 4वीं सदी ईसा पूर्व। नंदवंश का शासन। मगध पर नंदवंश का कब्जा था। महापद्मनंद ने नंदवंश शुरू किया था। अंतिम शासक धननंद था। नंदों की ताकत। सेना 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ, 3,000 हाथी, 2,000 हाथी। यूनानी लेखकों के अनुसार खजाना। बहुत धन इकट्ठा किया पर प्रजा पर भारी कर लगाए। कमजोरी। धननंद क्रूर, लोभी और प्रजा विरोधी था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को नाराज कर दिया। जनता में असंतोष था। बाहरी स्थिति। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया। पंजाब के राजा पोरस को हराया और वापस लौट गया। सिकंदर के जाने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में कोई मजबूत शक्ति नहीं बची। छोटे छोटे राज्य लड़ रहे थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमिका। चाणक्य कौन थे? नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी कहा जाता है। जन्म तक्षशिला में ब्राह्मण परिवार। पेशा तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य। अर्थशास्त्र राजनीति के ज्ञाता। नंद से दुश्मनी। मुद्रा राक्षस नाटक के अनुसार धननंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया और दानशाला से बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली, जब तक नंदवंश नष्ट नहीं करूंगा, शिखा नहीं बांधूंगा। चंद्रगुप्त से मिलन। चाणक्य को एक होनहार लड़का मिला, चंद्रगुप्त। उत्पत्ति पर मत। 1 ब्राह्मण ग्रंथ, पिप्पलिवन के मौर्य क्षत्रिय कबीले का। 2 बौद्ध ग्रंथ,
मौर्य कबीले का जो पिप्पलिवन में मोर पालते थे। 3 जैन ग्रंथ, मयूर पोषकों के गांव का प्रमुख का बेटा। 4 बाद के ब्राह्मण ग्रंथ, नंद राजा और मुरा नाम की शूद्र दासी का बेटा। इसलिए मौर्य चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए, उसे राजनीति, युद्ध नीति, अर्थशास्त्र, गुप्तचर कला सिखाई। अर्थशास्त्र की शिक्षा दी। नंद वंश को उखाड़ना। 322-321 ईसा पूर्व। रणनीति। पहला चरण, चाणक्य ने सीधे पाटलिपुत्र पर हमला किया। हार गए। समझ आया कि किनारे से रोटी खानी चाहिए, बीच से नहीं चलोगे। दूसरा चरण, सीमांत क्षेत्रों से शुरू किया। पंजाब के छोटे राजाओं को जीता। पर्वतक, पोरस जैसे राजाओं से संधि की। भील, किरात कबीले मिलाए। सेना तैयार की। चाणक्य की कूटनीति प्लस चंद्रगुप्त का नेतृत्व। भाड़े के सैनिक भी रखे। अंतिम हमला 322 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र को घेरा। धननंद की विशाल सेना थी, पर जनता का समर्थन नहीं था। चंद्रगुप्त जीत गया। धननंद मारा गया या भाग गया। नंद वंश खत्म। 121 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा। 25 साल की उम्र में सम्राट बना। चाणक्य महामंत्री बने। साम्राज्य को मजबूत करना। 321-347 ईसा पूर्व। सेल्यूकस से युद्ध। 305 ईसा पूर्व। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर सीरिया का राजा बन गया था। वो भारत के जीते हुए इलाके वापस लेना आया। चंद्रगुप्त ने उसे हराया। संधि। 1 सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिया अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, मकरान, कंधार, हेरात। चंद्रगुप्त ने दिया 500 युद्ध हाथी। 3 वैवाहिक संबंध। सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ। 4 मेगास्थनीज राजदूत बनकर पाटलिपुत्र आया। उसने इंडिका लिखी। अन्य विजय। पश्चिम, सौराष्ट्र, मालवा जीता। पुष्यगुप्त को गवर्नर बनाया। सुदर्शन झील बनवाई। दक्षिण, बिंदुसार ने 16 राज्य जीते, संभवतः कर्नाटक तक। कलिंग और तमिल देश छूट गए। उत्तर, कश्मीर, नेपाल तक प्रभाव। साम्राज्य का आकार, हिंदुकुश से बंगाल, हिमालय से उत्तरी कर्नाटक। 5 लाख वर्ग किमी। भारत का पहला पैन इंडिया साम्राज्य। शासन व्यवस्था। केंद्र, राजा सर्वोच्च। मदद के लिए मंत्री परिषद। चाणक्य महामंत्री। प्रांत 4 बड़े प्रांत, उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती उज्जैन, कलिंग तोसली, दक्षिणपथ सुवर्णगिरी। राजकुमार कुमार गवर्नर होते। जिले, जनपद में स्थानिक, गोप स्थानिक अधिकारी। गांव, ग्रामिक मुखिया। सेना, 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी। 6 विभाग, पैदल, घोड़े, हाथी, रथ, नौसेना, रसद। गुप्तचर, चाणक्य का जासूसी तंत्र बहुत मजबूत। साधु, व्यापारी, वेश्या के भेष में गुप्तचर। कर, भूमि कर 1 से 6 तक, सिंचाई पर अलग कर। कानून, धर्मस्थीय, दीवानी, कंटक शोधन, फौजदारी अदालतें। अर्थशास्त्र में लिखा, प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के हित में राजा का हित। चंद्रगुप्त का अंत। जैन ग्रंथों के अनुसार जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गया। 12 साल का अकाल पड़ा था। वहां उसने संथारा सल्लेखना व्रत से शरीर त्यागा। 297 ईसा पूर्व में मृत्यु। उसके बाद बिंदुसार 293-273 ईसा पूर्व और अशोक 280-232 ईसा पूर्व सम्राट बने। अशोक ने कलिंग जीतकर साम्राज्य को सबसे बड़ा बनाया, पर बाद में बौद्ध बनकर अहिंसा अपनाई। मौर्य वंश का महत्व। 1 राजनीतिक एकता। पहली बार भारत एक झंडे के नीचे। 2 प्रशासन, केंद्रीकृत शासन का मॉडल दिया जो गुप्तों ने अपनाया। 3
विदेश नीति, यूनान, सीरिया, मिस्र, श्रीलंका से संबंध। 4. संस्कृति, अशोक के शिलालेख, स्तंभ, स्तूप, ब्राह्मी लिपि का प्रसार। 5. अर्थव्यवस्था, सड़कें, सिंचाई, उत्तरापथ और दक्षिणापथ व्यापार मार्ग सुरक्षित। 1800 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। मौर्य वंश खत्म, शुंग वंश शुरू। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य की स्थापना रक्तपात और लौह शक्ति की नीति से हुई थी और इसी नीति का पालन करते हुए इसे कायम रखा जा सकता था। लेकिन अशोक ने सभी युद्धों से परहेज करके और आक्रामक साम्राज्यवादी नीति को त्याग कर साम्राज्य की नींव को ही कमजोर कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद सभी सैन्य गतिविधियों के अभाव और सम्राट द्वारा स्वयं अहिंसा के महान गुण का निरंतर उपदेश देने का प्रभाव न केवल राज्य के सैन्य संगठन पर बल्कि आम जनता के युद्ध कौशल पर भी स्थायी रूप से पड़ा। सैनिकों ने अपना कौशल और अनुशासन खो दिया और भारतीय आम तौर पर युद्ध से विमुख हो गए। यही कारण है कि मौर्य सेना, जिसने सेल्यूकस के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था, कम शक्तिशाली बैक्ट्रियन यूनानियों के विरुद्ध असफल हो गई। बैक्टीरिया का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय। सेल्यूकस और उनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया से लेकर हिंदू कुश पर्वतमाला तक पूरे पश्चिमी एशिया पर शासन किया। लगभग 250 ईसा पूर्व इस विशाल साम्राज्य के दो प्रांत, बैक्ट्रिया और पार्थिया, ने सेल्यूसिड राजवंश के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 208 ईसा पूर्व में सीरिया के सेल्यूसिड शासक एंटियोकस तृतीय ने इन प्रांतों की स्वतंत्रता को मान्यता दी। उन्होंने न केवल बैक्ट्रिया के तत्कालीन शासक यूथिडेमस को राजा की उपाधि प्रदान की, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह अपने पुत्र डेमेट्रियस से कर दिया। लगभग 179 ईसा पूर्व में यूथिडेमस की मृत्यु के बाद डेमेट्रियस सिंहासन पर आसीन हुए और कहा जाता है कि उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण का नेतृत्व किया। पाटलिपुत्र पर बैक्ट्रियन आक्रमण के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद। डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर राय चौधरी का मानना है कि पाटलिपुत्र की घेराबंदी का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था और उसकी सेनाओं को राजकुमार वसुमित्र ने पराजित किया था। लेकिन W. टान पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने वाली यवन सेनाओं के नेता के रूप में मेनेंडर को अधिक महत्व देते प्रतीत होते हैं। NNG होश के अनुसार 2 अलग-अलग यवन नेताओं के अधीन 2 यवन युद्ध हुए थे। पहला युद्ध पाटलिपुत्र की घेराबंदी थी और यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था। यवन आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल करने वाला शासक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने बाद में अश्वमेध यज्ञ किया। दूसरा यवन आक्रमण मेनेंडर या उसके किसी सेनापति के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा युद्ध पाटलिपुत्र की घेराबंदी का नेतृत्व में हुआ था और सिंधु नदी के निकट एक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पुष्यमित्र के पोते वसुमित्र ने शाही सेना का नेतृत्व किया था। संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्र में बताया गया है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ मना रहे थे और सिंधु नदी के तट पर एक भयंकर युद्ध के बाद वसुमित्र ने यवनों से यज्ञ के अश्व को बचाया था। लेकिन एक नारायण और बुद्ध प्रकाश जैसे विद्वान बृहद्रथ या पुष्यमित्र शुंग के समय में डेमेट्रियस के नेतृत्व में किसी भी यूनानी आक्रमण का खंडन करते हैं। मगध के विरुद्ध दो तरफा हमला। डेमेट्रियस के आक्रमण के समय मौर्य वंश में 2 राजा थे, साकेत से बृहद्रथ और पाटलिपुत्र से शालिशुक। डेमेट्रियस का भारत पर आक्रमण 2 दिशाओं से था, एक पानीपत से और दूसरा कच्छ से। उसका दोहरा उद्देश्य था पाटलिपुत्र की ओर बढ़ने से पहले साकेत और विदिशा, इन 2 भारतीय गढ़ों को पराजित करना। करने के बाद डेमेट्रियस साकेत की ओर बढ़ा,
जबकि उसके भाई अपोलोडोटस ने विदिशा के विरुद्ध दूसरा अभियान चलाया, जिस पर पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र का शासन था। सिंध से शुरू होकर अपोलोडोटस दक्षिण की ओर ब्रोच तक बढ़ा और चित्तौड़ के पास स्थित मध्यमिका नगरी के किलेबंद शहर को घेर लिया। अग्निमित्र ने मध्यमिका की रक्षा का सुदृढ़ीकरण किया और अपोलोडोटस को पीछे हटना पड़ा। इस बीच लंबे समय तक घेराबंदी के बाद भी डेमेट्रियस साकेत पर कब्जा नहीं कर सका। इस शहर पर और समय और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसने पाटलिपुत्र पर कब्जा करने का निर्णय लिया। इसी मोड़ पर मौर्य खेमे में अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए। बृहद्रथ की हत्या। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र, जो संभवतः अधिक साहसी नीति के समर्थक थे, साकेत से निकलकर मथुरा पर आक्रमण करना चाहते थे, जिससे डेमेट्रियस की संचार व्यवस्था बाधित हो जाती। बृहद्रथ को संभवतः यह नीति पसंद नहीं आई और उन्होंने राजधानी पर अपना अधिकार बनाए रखना बेहतर समझा। घिरे हुए शहर में राजा की इस कायरता और दुर्भावना को देखकर असंतोष का माहौल था। पुष्यमित्र शुंग ने जनभावना को भांप लिया। बृहद्रथ को एक भव्य सैन्य परेड में आमंत्रित किया गया और वहां शाही सेनाओं के समक्ष पुष्यमित्र शुंग ने उनका सिर काट डाला। पुष्यमित्र शुंग की कार्रवाई को जन समर्थन प्राप्त था। पुष्यमित्र शुंग के इस कृत्य की आलोचना राजा के प्रति विश्वासघात के रूप में की गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि बृहद्रथ राजा के रूप में अपने कर्तव्य में विफल रहे और उन्होंने अपने सेनापति द्वारा प्रजा को बचाने के प्रयासों में भी बाधा डाली, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी प्रजा की वफादारी खो दी। पुष्यमित्र शुंग के इस कृत्य के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था। 2 अश्वमेध यज्ञ करके चक्रवर्ती के रूप में मान्यता प्राप्त करने के बावजूद वे सेनापति की साधारण उपाधि से ही संतुष्ट थे और उन्होंने कभी कोई शाही उपाधि धारण नहीं की। यह तथ्य कि उन्होंने राजा का सिर उनकी एकत्रित सेनाओं के सामने काट डाला, यह सिद्ध करता है भारत के शासक के सामने 2 अश्वमेध यज्ञ करके उनकी सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था। जनभावना का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदियों बाद महान नाटककार कालिदास ने अपने नाटक में पुष्यमित्र शुंग के परिवार के सदस्यों के जीवन का वर्णन किया। पुष्यमित्र शुंग सिंहासन पर बैठा। पुष्यमित्र शुंग की उत्पत्ति अस्पष्ट है। वह अवंती क्षेत्र के वास्तविक शासक थे और मौर्य साम्राज्य के सेनापति भी थे। ऊर्जावान और उद्यमशील होने के कारण उन्होंने सेना का विश्वास हासिल कर लिया था और पुष्यमानव नामक अपनी स्वयं की सेना भी बना रखी थी। बृहद्रथ को पराजित करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने यवन संचार मार्गों पर एक निरंतर अभियान शुरू किया और जल्द ही मथुरा में उनके आधार के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया। पाटलिपुत्र के द्वारों पर आक्रमण कर रहे डेमेट्रियस को पीछे हटना पड़ा और पुष्यमित्र शुंग ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण कर लिया। पाटलिपुत्र में शासन कर रहे शालिशुक की स्वाभाविक मृत्यु हो गई। उनका पूरा राज्य पुष्यमित्र शुंग को मिल गया। भारतीय क्षेत्र से यवनों को खदेड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुष्यमित्र शुंग ने जालंधर, शकाला और सिंधु नदी तक तरक्की की और ऐसा लगता है कि डेमेट्रियस एक के बाद एक युद्ध हारता गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। क्या उसने यूक्रेटाइड्स को विद्रोह के लिए उकसाया था? भारत में डेमेट्रियस की पराजय की खबर बैक्ट्रिया तक पहुंच गई होगी और यूक्रेटाइड्स नामक एक महत्वाकांक्षी साहसी ने बैक्ट्रिया में सत्ता हथिया ली। यह संभव है कि यूक्रेटाइड्स या उसके किसी प्रतिनिधि की मुलाकात तक्षशिला के पास पुष्यमित्र शुंग से हुई हो और उन्होंने उसके साथ मिलकर तख्तापलट की योजना बनाई हो। इसके परिणाम स्वरूप यूथेडेमस वंश का क्षेत्र सिकुड़कर सिंधु सौवीरा, आधुनिक सिंध और संभवतः अफगानिस्तान के एक छोटे से हिस्से तक सीमित हो गया। इस सफलता के बाद
पुष्यमित्र शुंग ने कानून के शासन की वापसी का ऐलान करने के लिए अपना पहला अश्वमेध यज्ञ किया। पंजाब की विजय। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर वीरसेना का शासन था, जबकि साम्राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भाग संप्रति के अधीन आ गए। वीरसेना के बाद उनके उत्तराधिकारी सुभागसेना थे, जिनसे सेल्यूसिड सम्राट एंटियोकस तृतीय ने अपनी मित्रता पुनः स्थापित की। सत्ता में आने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित किया और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली, जो सुभागसेना के राज्य का हिस्सा था। वहां से पुष्यमित्र शुंग की सेनाएं उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ी, ताकि सीमाओं पर मंडरा रहे यवनों के खतरे को रोका जा सके। 150 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अपना दूसरा अश्वमेध यज्ञ किया और संभवतः अपने पोते वसुमित्र के साथ अश्व को जानबूझकर पूर्वी गांधार में भेजा, ताकि अपोलोडोटस, डेमेट्रियस का भाई, जिसने उनका उत्तराधिकारी बनाया था, को चुनौती दी जा सके, जिसने शुंग क्षेत्र पर आक्रमण किया था और संभवतः तक्षशिला पर कब्जा कर लिया था। सिंधु नदी के किनारे हुए युद्ध में अपोलोडोटस मारा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र शुंग वंश की नींव विदर्भ या बरार में एक नए राज्य की स्थापना के लगभग साथ ही रखी गई थी। विदर्भ के राजा यज्ञसेन थे, जिन्हें बृहद्रथ मौर्य के मौर्य मंत्री का रिश्तेदार बताया जाता है। जब पुष्यमित्र शुंग ने तख्तापलट किया, तो विदर्भ के वायसराय यज्ञसेन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यज्ञसेन के चचेरे भाई माधव सेन, जो उनके प्रतिद्वंद्वी थे, ने अग्निमित्र की सहायता से विदर्भ को 2 राज्यों में विभाजित करवा दिया, जिन पर क्रमशः यज्ञसेन और माधव सेन का शासन था। दोनों ने पुष्यमित्र शुंग वंश की संप्रभुता स्वीकार कर ली। पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में साकला से लेकर पूर्व में पाटलिपुत्र और दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। उन्होंने अग्निमित्र को विदिशा में और संभवतः अन्य पुत्रों को अयोध्या, कौशाम्बी और अहिच्छत्र में तैनात किया। क्या पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर अत्याचार किया था? अधिकांश विद्वानों का मत है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के घोर उत्पीड़क थे। उनके तर्क दिव्यावदान, मंजुश्री मुलकल्प और तारानाथ के बौद्ध धर्म के इतिहास में निहित सामग्री पर आधारित है, लेकिन इन ग्रंथों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग दिव्यावदान और तारानाथ के बौद्ध धर्म के इतिहास में वर्णित पुष्यमित्र और मंजुश्री मुलकल्प में वर्णित गोमी मुख्य से भिन्न है। पुराणों, हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम और अयोध्या शिलालेख में पुष्यमित्र शुंग को सर्वत्र सेनानी या सेनापति की उपाधि से संबोधित किया गया है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने कोई शाही उपाधि धारण की हो, बल्कि वे सेनापति या सेनानी के नाम से जाने जाते थे या इसी नाम से जाने जाना पसंद करते थे। यह पुष्यमित्र शुंग की एक महत्वपूर्ण उपाधि थी, जिससे उनकी पहचान आसानी से हो जाती थी। लेकिन दिव्यावदान, मंजुश्री मुलकल्प और तारानाथ के बौद्ध धर्म के इतिहास में उनका उल्लेख इस उपाधि से नहीं मिलता है। राय चौधरी ने बताया है कि दिव्यावदान के अत्याचारी सम्राट पुष्यमित्र को मौर्य वंश का बताया गया है, जो स्वयं अशोक का वंशज था और मौर्य वंश से संबंधित था। पुष्यमित्र शुंग एक सहिष्णु शासक था। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु सम्राट थे। शुंगों के शासनकाल में निर्मित भराहुत का बौद्ध स्मारक भी इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता कि पुष्यमित्र शुंग सहित शुंग वंश के लोग उग्र ब्राह्मणवाद के नेता थे। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध समर्थक मंत्रियों की सेवाएं नहीं छोड़ी और उनके पुत्र के दरबार में बौद्ध पंडित कौशिकी विराजमान थे। शुंग काल के बोध गया के बौद्ध रेल स्तंभ, जिन पर रानियों कुरांगी और नाग देवी के दान का उल्लेख है, यह भी दर्शाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग सहित शुंग वंश के राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।
पुष्यमित्र शुंग के राज्य में अशोकन काल के कई बौद्ध स्मारक थे, जिन्हें ना तो पुष्यमित्र शुंग और ना ही उनके उत्तराधिकारियों ने नष्ट किया। अतः यह निष्कर्ष कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर अत्याचार किया ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों के बजाय अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। बुद्ध प्रकाश के अनुसार पुष्यमित्र शुंग की बौद्ध विरोधी गतिविधियों का वर्णन अतिरंजित और बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। वैदिक यज्ञों का पुनरुत्थान और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना में इस धर्म को शाही संरक्षण मिलने के कारण ही पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का कट्टर शत्रु चित्रित किया गया। पुष्यमित्र शुंग का अंत बुद्ध प्रकाश के अनुसार इत्र शुंग ने स्वयं उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के पार कोष्ठक नामक क्षेत्र में स्थित यवनों को वश में करने के लिए एक अभियान चलाया, जिस पर दंस्त्र निवासिन का शासन था। इस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कृमिशा द्वारा फेंके गए एक पत्थर से कुचलकर हो गई, जिसे डेमेट्रियस द्वितीय के रूप में पहचाना जाता है। धनदेव के अयोध्या शिलालेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उनके राज्यपालों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और उनके वंशज विदिशा और उसके आसपास के क्षेत्र में एक राज्य से संतुष्ट रहे। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां। पुष्यमित्र शुंग एक शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने विशाल साम्राज्य पर शासन किया और यवनों से युद्ध किया। फिर भी इतिहासकार आमतौर पर उन्हें नकारात्मक रूप में चित्रित करते हैं और उन्हें एक सैन्य साहसी, हत्यारा और सत्ता हथियाने वाला बताते हैं। बृहद्रथ की हत्या किसी गुप्त षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि पूरी सेना की उपस्थिति में एक सैन्य प्रदर्शन के दौरान हुई थी। सेना पुष्यमित्र शुंग के प्रति वफादार रही और संभवतः जनता की भावना भी उनके पक्ष में थी। यदि ऐसा न होता तो वे लगभग 36 वर्षों तक शासन नहीं कर पाते और न ही उनका परिवार 1212 वर्षों तक। एक देशभक्त के रूप में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का वध इसलिए किया क्योंकि वे विदेशी खतरे से साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ थे। पुष्यमित्र शुंग वंश के सम्राटों का शासनकाल भारत के इतिहास में, विशेष रूप से मध्य भारत के इतिहास में, एक महत्वपूर्ण युग का प्रतीक है। यवनों के नए आक्रमण, जिन्होंने एक समय पूरे मध्य देश को डुबो देने का खतरा पैदा कर दिया था, पर विराम लगा और सीमावर्ती क्षेत्र के यूनानी राजवंश अपने पूर्ववर्तियों की विवेकपूर्ण नीति पर लौट आए। पुष्यमित्र शुंग के बिना ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में भारत की राजनीतिक एकता शायद खो गई होती, जिसका भारतीय सभ्यता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता। पुष्यमित्र शुंग एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आंदोलन का नेतृत्व किया और कला एवं साहित्य में समानांतर रचनात्मक आंदोलनों को प्रोत्साहित किया, जिन्हें हम शुंग पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। इस काल में भागवत धर्म का महत्व बढ़ा और व्यापक रूप से प्रचलित हुआ, और इसके अनुयायियों में यवन भी शामिल थे। महानतम साहित्यकार पतंजलि इसी काल से संबंधित थे। भरहुत स्थित स्तूप के चारों ओर प्रसिद्ध रेलिंग का निर्माण शुंगों के शासनकाल में ही हुआ था। मौर्योत्तर काल मौर्य साम्राज्य के पतन और राजनीतिक विखंडन का दौर था, विशेष रूप से उत्तरी भारत और दक्कन में। इससे कई क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ और विदेशी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। इस काल में प्रमाणित आक्रमणी पक्यालावी थे। शुंग, कण्व और सातवाहन थे। साथ ही इंडो ग्रीक, शक और कुषाण भी थे। इस काल में व्यापार और वाणिज्य में उन्नति हुई। गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ और महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ। मौर्यों के पतन के बाद मध्य एशिया और ग्रीस से कई समूहों ने भारत में प्रवेश किया। मौर्यों जैसे किसी विशाल साम्राज्य के न होने और बाद में भारत में आए आक्रमणकारियों के कारण यह एक अंधकार युग था। भारत को इंडो ग्रीक लोगों ने चित्र वाले
सिक्के दिए थे। राजा मैनेंद्र प्रथम मिलिंदा नागसेना के साथ अपने दार्शनिक वाद विवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। मूल रूप से चीन से आए कुषाणों ने रेशम मार्ग को भारत से जोड़ा। रोम से आए स्वर्ण खनन के कारण यह भारतीय व्यापार का स्वर्ण युग था। भारत प्राचीन विश्व का विनिर्माण केंद्र था। शुंग राजवंश। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के सेनापति और अंतिम मौर्य शासक थे। उन्होंने बृहद्रथ का वध करके शुंग वंश की स्थापना की। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मौर्यों द्वारा बौद्ध धर्म को दिए गए अत्यधिक संरक्षण के प्रति ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी। उनके बाद अग्निमित्र शासक बने, जो कालिदास के मालविकाग्निमित्रम के नायक है। शुंगों ने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया और उनके राज्य में पाटलिपुत्र, मगध, अयोध्या और विदिशा, पूर्वी मालवा शामिल थे और संभवतः शकला पंजाब तक भी पहुंचे थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। शुंग वंश का धर्म। शुंग वंश ने ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध अनुयायियों पर अत्याचार किया और स्तूपों को नष्ट किया। हालांकि ये बातें प्रमाणित नहीं हैं। कहा जाता है कि अग्निमित्र ने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भरहत और सांची में स्थित बौद्ध स्तूपों का जीर्णोद्धार किया गया। इसके अलावा जातक कथाओं से संबंधित मूर्तियां भी उसी काल में मौजूद थी। समाज। हिंदू धर्म के उदय का व्यापक प्रभाव पड़ा। शुंगों ने ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता के साथ जाति व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। यह बात मनु की रचना मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसमें वे ब्राह्मणों को 4 प्रकार के समाज में उनकी स्थिति के बारे में आश्वस्त करते हैं। फिर भी शुंग युग का सबसे महत्वपूर्ण विकास विभिन्न समायोजनों और अनुकूलनों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित जातियों का उदय हुआ और विदेशियन का भारतीय समाज में आत्मसात्करण हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद ने धीरे धीरे स्वयं को हिंदू धर्म के पक्ष में परिवर्तित कर लिया। साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत ने धीरे धीरे प्रभुत्व प्राप्त किया और दरबारी भाषा बन गई। पतंजलि को पुष्यमित्र शुंग का संरक्षण प्राप्त था और वे संस्कृत के दूसरे महान व्याकरणविद थे। पतंजलि ने संस्कृत कवि वराउची का उल्लेख किया है, जिन्होंने काव्य शैली में रचना की थी, जिसे बाद में कालिदास ने परिपूर्ण बनाया। इस युग की कुछ बौद्ध रचनाएं संस्कृत में लिखी गईं। विशेष रूप से पतंजलि के योग सूत्र और महाभाष्य इसी काल में रचे गए थे। कण्व राजवंश। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या करने के बाद वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की। यह राजवंश ऋषि कण्व से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है और अपने संक्षिप्त शासनकाल के लिए जाना जाता है, जिसके केवल 4 शासकों का ही दस्तावेजीकरण किया गया है। कण्व वंश का प्रशासन। कण्वों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए रखा और अपने पूर्वजों की प्रशासनिक प्रथाओं को जारी रखा। उनके शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य खंडित था। पंजाब यूनानियों के नियंत्रण में था और गंगा क्षेत्र विभिन्न स्थानीय शासकों के बीच विभाजित था। इस राजवंश की प्रशासनिक संरचना शुंगों के समान थी, जिससे शासन में स्थिरता बनी रहती थी। धर्म। कण्व शासक ब्राह्मण थे और हिंदू धर्म का पालन करते थे, जो ब्राह्मणवादी परंपराओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने हिंदू धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों का समर्थन किया और अपने पूर्वजों की धार्मिक नीतियों को जारी रखा। मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को संभवतः संरक्षण प्राप्त होता था, हालांकि विस्तृत अभिलेख दुर्लभ है। कण्व वंश का समाज कण्वों के शासनकाल में न्यूनतम परिवर्तन हुआ और सामाजिक संरचना यथावत बनी रही। काम समुदायों ने महत्वपूर्ण सुधारों के बिना मौजूदा सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं को बनाए रखा। इस काल में सामाजिक पदानुक्रम में निरंतरता बनी रही और समाज पर ब्राह्मणवादी प्रभाव कायम रहा।
अर्थव्यवस्था। कण्व वंश के 45 वर्षों के शासनकाल में लगातार संघर्ष होते रहे, जिससे आर्थिक स्थिरता प्रभावित हुई। निरंतर युद्ध के कारण व्यापार और कृषि बाधित हुई, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हुआ। उस काल के सिक्के, जिन पर भूमि मित्र का नाम अंकित है, आर्थिक गतिविधि और व्यापार के कुछ स्तर का संकेत देते हैं। कण्व वंश का महत्व। कण्व वंश ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने शुंग युग के अंत और उसके बाद के कुषाण काल के संक्रमण को चिह्नित किया। भूमि मित्र नाम वाले सिक्के उस समय के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इस राजवंश का संक्षिप्त शासनकाल प्राचीन भारत में बदलती सत्ता की गतिशीलता को रेखांकित करता है और भविष्य के क्षेत्रीय घटनाक्रमों के लिए आधार तैयार करता है। कलिंग का महामेघवाहन या चैदी राजवंश। कलिंग दक्षिणी उड़ीसा में महामेघवाहन चैदियों ने ईसा पूर्व पहली शताब्दी के अंत में एक राज्य की स्थापना की। यह उपाधि शासकों की शक्ति को दर्शाती है। महामेघवाहन उपाधि का अर्थ है महान बादल का स्वामी, जो बादलों को अपने वाहन के रूप में उपयोग करता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि राजा इंद्र के समान शक्तिशाली थे। खारवेल कलिंग का महामेघवाहन वंश के तीसरे और सबसे महान सम्राट थे। खारवेल के शासनकाल के दौरान कलिंग के चैदी वंश का उत्थान हुआ और उन्होंने कलिंग की खोई हुई शक्ति और गौरव को पुनर्स्थापित किया, जो अशोक के साथ विनाशकारी युद्ध के बाद से दब गया था। खारवेल कलिंग की सेना को पुनः स्थापित कर सकता था। 10 वर्षों के भीतर वह कई शानदार विजय प्राप्त कर सकता था, जिससे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिण में सुदूरतम भाग तक उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाता। खारवेला के नेतृत्व में कलिंग राज्य की समुद्री क्षेत्र में जबरदस्त पहुंच थी और व्यापार मार्ग इसे तत्कालीन श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, बाली, सुमात्रा और जबद्वीप से जोड़ते थे। कलिंग के चैदी राजवंश का प्रशासन महामेघवाहन वंश के अधीन उड़ीसा में एक नियमित राजतंत्र का शासन प्रणाली के नए क्षेत्रों में विस्तार का प्रतीक है। यह विकास पिछली राजनीतिक संरचनाओं से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है और क्षेत्रीय राजनीति की जटिलता को बढ़ाता है, खासकर क्योंकि इसने मगध शासकों के लिए चुनौतियां पेश की। खारवेला का प्रशासन अपनी सैन्य और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाना जाता है, जिसने कलिंग को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मजबूत करने में योगदान दिया। धर्म। खारवेला जैन धर्म के एक उल्लेखनीय संरक्षक थे, जो जैन भिक्षुओं का सक्रिय रूप से समर्थन करते थे और जैन मंदिरों और स्मारकों के निर्माण में योगदान देते थे। हालांकि उनका प्रशासन समावेशी था और अन्य धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करता था, जो धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव की नीति को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण ने उनके राज्य के विविध धार्मिक परिवेश में सामाजिक सामंजस्य और स्थिरता बनाए रखने में मदद की। समाज। खारवेला के शासनकाल में बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसमें नंदा राजा द्वारा निर्मित एक सिंचाई नहर का विस्तार भी शामिल है, जिसने कृषि और स्थानीय समृद्धि पर गहरा प्रभाव डाला। सार्वजनिक निर्माण कार्यों और सामाजिक परियोजनाओं सहित अपनी प्रजा के कल्याण पर उनके द्वारा किए गए पर्याप्त व्यय से जीवन स्थितियों में सुधार लाने और समुदाय का समर्थन करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता झलकती है। इस उदार शासन ने उनके राज्य की स्थिरता और विकास में योगदान दिया। अर्थव्यवस्था। मौर्य शासन के दौरान कलिंग काफी हद तक पूर्व राज्यीय अवस्था में था, जिसकी विशेषता प्रारंभिक आर्थिक संरचनाएं थीं। खारवेला के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य ने सिंचाई जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में प्रगति सहित महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा। इस अवधि में
खारवेला की पहलों और सार्वजनिक कार्यों में किए गए प्रयासों ने आर्थिक और सामाजिक जीवन को संतुलित विकास की ओर बढ़ाया। गए निवेशों के कारण व्यापार और कृषि सहित आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। कलिंग के चेदी राजवंश का महत्व। खारवेल ने उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्कीर्ण कराया था। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित हाथी गुफा शिलालेख में खारवेला की सैन्य विजयों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस शिलालेख में कालक्रमानुसार ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। यह उस गौरवशाली काल के दौरान की राजनीतिक घटनाओं और कलिंग की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डालता है। इसे काव्य शैली में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, जो पाली के बहुत समान है। हाथी गुम्फा शिलालेख एक राजा, एक विजेता, संस्कृति के संरक्षक और जैन धर्म के एक समर्थक के रूप में खारवेल के इतिहास की तरह है। इन विवरणों की पुष्टि समकालीन समय से संबंधित अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी होती है। सातवाहन वंश, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, 10वीं शताब्दी ईसवी के आरंभिक वर्ष। सातवाहन, जिन्हें आंध्र के नाम से भी जाना जाता है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक थे, जिन्होंने लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसवी तक शासन किया। उनका साम्राज्य दक्कन क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें आधुनिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। सातवाहन वंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक और पॉलिटिकल अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे व्यापार, कला और वास्तुकला में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाले व्यापक व्यापार मार्गों के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। इस राजवंश को बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद दोनों को एक साथ बढ़ावा देने का श्रेय भी दिया जाता है, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को दर्शाता है।